बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाक सर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज बात कुछ होगी ज़रा सबसे पहले सिंध के हवाले से। और अक्सर हम जब बात करते हैं सिंध के तो सबसे पहले कुछ जमातों का तज़किरा निकलता है, जिसमें सबसे पहले PTI की बात करेंगे, फिर क्योंकि आजकल PTI बहुत एक्टिव है सिंध में, उसके बाद पीपल्स पार्टी। ये दो ऐसी जमातें हैं जिनका बड़ा इस वक्त स्टेक है। कुछ शहरी जब सतह पे हम बात करते हैं, खास तौर पे कराची की बात करते हैं, तो फिर MQM और PSP की भी उसमें एक जिक्र निकल आता है। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं वो इमरान खान साहब के कराची के इस दौरे के हवाले से करने वाले हैं, जो एक तो फाइनली वो कराची में तशरीफ लाए। कराची वाले खुश होंगे इस हवाले से। अक्सर ये गिला शिकवा भी था कि इमरान खान साहब कराची बहुत कम आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्या वजूहात हैं, ये एक अलग सिलसिला है। लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये कि उन्होंने जो आज एक पॉजिटिव एंगल से जो आज बात की, जो एक अच्छा पैगाम दिया, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छा पैगाम दिया, कुछ मशवरे भी दिए, कुछ अपडेट्स भी दी कि क्या होने जा रहा है, और कराची के मसाइल के ऊपर भी बात की कि कराची को किन चीज़ों का सामना है, किन मसाइल, किन टारगेट्स का सामना है जो हमें अचीव भी करने और इनका हल भी निकालना है। अब थोड़ा सा हम साथ साथ जैसे मेहमान आएंगे तो मैं उसके ऊपर बात करने का आगाज करूंगा साथ साथ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने ये कह दिया जी कि सिंध को और विफाक को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, दोनों हुकूमतों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा अगर हम सिंध की आवाम की ऑफ कोर्स बका चाहते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ ये भी कहा है जी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उनको लग रहा है कि विफाक चाहे भी तो भी कंप्लीट नहीं कर सकती जब तक सिंध हुकूमत उनका साथ ना दे। अब सिंध हुकूमत कहां साथ नहीं दे रही है उसमें खैर उन्होंने K4 के मंसूबे का तो जिक्र किया ही, जो कि पानी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर वो कारामद हो जाएगा और कराची के शहरियों को पानी मिलने लग जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने बंडल आइलैंड का भी जिक्र किया, जिसमें जो ये भी कहा उन्होंने कि मैंने पर्सनली कहा है वजीर आला सिंध को कि वो उसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करें, उसका फायदा कराची को पहुंचेगा। एट द एंड ऑफ द डे कराची बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत बूम कर रहा है, आपको नौकरियां चाहिए, आपको कंट्रोल करना होगा, तो बंडल आइलैंड कैन बी अ गुड ऑप्शन, राइट। सो ये उन्होंने एक बात की और बताया कि उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट की है वज़ीर आला साहब से। अब ये हकीकत वो खुद ही जानते हैं क्योंकि इस बारे में कोई बात हुई नहीं है, तो यकीनी तौर पर उन्होंने बात की होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आज जिस मंसूबे के इफ्तिताह करने वो आए थे KCR, ये बड़े पुराना मंसूबा है, ये नवाज शरीफ साहब के दौर से चलता हुआ आ रहा है और मेरे ख्याल में साद रफीक साहब होते थे, तो उस वक्त से ये कुछ प्लानिंग चल रही थी सर्कुलर रेलवे को दोबारा से बहाल करने की। ये पहले भी 70s 80s में कराची तक तो ये प्रोजेक्ट जो था वो कारामद था। अभी भी आपको अब कराची में अगर बाहर निकलें तो आपको बहुत सारे ट्रैक्स नजर आते हैं जो अब बस पता चलता है कि यहाँ किसी जमाने में कोई लाइन गुजरा करती थी, क्योंकि अब वहाँ पे या झोपड़ियाँ बन चुकी हैं या वो जगह जो है वो किसी और के कंट्रोल में आ गई। इंक्रोचमेंट का सिलसिला देखा हमने खास तौर पे रेलवे की ज़मीन के हवाले से, तो एक बड़ा सिलसिला रहा माजी में रेलवे के हवाले से भी, उसको भी आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। अभी ये जो प्रोजेक्ट है KCR, ये कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ सेवियर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत सारी मुसीबतों का हल है। क्यों? बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कराची इज फेसिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इससे पहले जो हमने देखा वो ये था कि बसेस आई, कुछ 40 बसेस पिछले हफ्ते फाइनली उन्होंने सक्सेसफुल सफर कंप्लीट करने के बाद वो कराची उतरी और वो भी गवर्नर साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने दिखाया कि जी ये PTI ये कर रही है। अब KCR के ऊपर भी PTI अपना टैग लगा रही है, क्योंकि डेफिनेटली उन्हीं का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये पिछली हुकूमतों से भी इसके ऊपर बातचीत होती आ रही है और फाइनली हम ये देख रहे हैं कि इनिशिएट होने जा रहा है। अब ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, डिटेल्स मेरे ख्याल में ऑलरेडी आपके पास होंगी जी। तकरीबन 207 अरब का इसके ऊपर तखमीना लगाया गया है और ये जल्द ही इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है कि जल्द ही इसका आगाज कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब शुरू में अगर आप बात करें नवाज शरीफ साहब के दौर के हवाले से, तो जब भी वो बात करते तो कहते थे जी कौमें जो हैं वो तालीम से बनती हैं, दीगर तमाम चीज़ों से बनती हैं। अब वो भी जो हैं कुछ उनकी रविश इमरान खान साहब की भी मुझे इसी तरफ बदलती नजर आ रही है, या उनका रुझान इस तरफ हो रहा है कि वो भी जो है इस हवाले से बात करना शुरू हो गए और खासतौर पर इन प्रोजेक्ट्स की तरफ वो आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं। आमिर हसन साहब, बैरिस्टर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज आप डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगे। सर अभी अहमद जवाद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे तरीके इंसाफ से। सर सबसे पहले मैं जरा आपसे पहले कुछ बात करना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि PTI हमेशा से सिंध हुकूमत को टारगेट करती आई है कि अगर कराची में या पूरे सिंध में कुछ नहीं हो रहा तो वो सिर्फ जो उसकी वाहिद जिम्मेदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
आज इमरान खान साहब का रवैया, उनका अंदाज, उनका लहजा, उनका पैगाम कुछ मुनफरिद था, कुछ मुख्तलिफ था। अब वो कुछ बात कर रहे हैं साथ मिलकर काम करने की, सिंध की भलाई के लिए कुछ इख्तियारात आपके पास हैं तो उन्होंने कहा हम कन्वे कर सकते हैं, उन्होंने कुछ कन्वे भी किया है। तो इमरान खान साहब के आज की आमद को, उनकी बातों को, सिंध हुकूमत को साथ मिलकर चलने को जो उन्होंने कहा, इस पूरे पैगाम को कैसे देखते हैं सर? जी देखिए, अगर इमरान खान साहब सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन होते तो शायद हम भी उनके इस बात को या इस रवैये को कोई अहमियत ना देते। वो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, जैसे भी है, बहरहाल वो वजीर आजम है। ठीक है। तो वो तरीकाकार तो ये है कि वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बने। अगर एक सूबा है, सूबा सिंध, जहाँ पे उनकी मुखालिफ या अपोजिशन जमात की हुकूमत है, तो उन्हें चाहिए था कि जो सलूक चले वो इतना बेहतर ना करें जितना वो बुज़दार साहब या महमूद साहब से करते हैं। बहरहाल एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना था। पिछले 3-3.25 साल के अंदर जो हॉस्टाइल रवैया रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को क्योंकि वो जमहूरी जमात है और समझती है, और हमने 12 काम किया है मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ। पिछली दफा भी हमारी सिंध में हुकूमत थी, PMLN की गवर्नमेंट थी, तो हमें पता है कि वर्किंग रिलेशनशिप कैसे होता है और कैसे होना चाहिए। ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे भी हैं। नहीं तो मलिक साहब, अगर मैं आपको बताऊं कि जब 80 की दहाई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, और मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने नहीं आते थे और उनके खिलाफ जुलूस निकालते थे। फिर आपने यही रवैया मियां शहबाज शरीफ का भी देखा जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो इसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं करते थे और वफाकी हुकूमत के खिलाफ पार्टी ने सियासत पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से की है। और जो हुकूमत है सिंध की, उसने कभी भी सियासत करने की या वफाक के खिलाफ कोई मुहाजरा ही नहीं की। तो इसीलिए मुराद अली शाह साहब ने एक वर्किंग रिलेशनशिप रखा है। लेकिन इमरान खान साहब का एक जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो जमहूरी नहीं है, कोई जमहूरी ट्रेनिंग नहीं है, जो जमहूरी फिलोसफी नहीं है, कोई जमहूरी आइडियोलॉजी नहीं है। तो इसलिए उनका एक प्रॉब्लम रहा है। आज भी मैं समझता हूँ, हम तो हमेशा वेलकम करते हैं अगर आज भी वो ये कहते हैं कि वो काम करना चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, जिसका आइन तकादा करता है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो सिंध गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट जरूर उन्हें एहतराम भी देगी, उनके साथ चलना भी चाहेगी। ठीक है। लेकिन अगर यही है कि अगर उन्होंने फिर इधर जहाँ पे बंदे छोड़े हों, जो हर वक्त करें और प्राइम मिनिस्टर साहब आए वादे करें हर गौर दे के और दें कुछ ना, और आखिर पे आगे वही 2 मंसूबे निकाल लाएं जिन मंसूबों को पिछली हुकूमतें भी क्रेडिट लेती रही हैं। PMLN भी कहती रही हमने जी ग्रीन बस चला दी, 80% काम पूरा तो चले, उन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट तो होने के कुछ करीब तो नजर आ रहा है ना, या अभी भी आपको लग रहा है कि बस बातें करेंगे, हुकूमत चली जाएगी, कंप्लीट नहीं होगा? देखिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अहमद जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है PTI के। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, आज तो इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं, सब परेशान हो गए, सिंध में हैरान हो गए। इमरान खान साहब ने आज उसी जमात को जो उनको लगता था कि ये सिंध की दुश्मन है, ये सिंधियों का भला नहीं चाहती, सिंध में रहने वालों का भला नहीं चाहती, उसी जमात के साथ मिलकर काम करने की उन्होंने एक अच्छी रविश अपनाई भी है और अच्छा पैगाम भी दिया है। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों सर? अच्छी बात तो सिर्फ तारीफ करनी चाहिए। उसकी वजह तो कोई नहीं होती। जहाँ इमरान ताल्लुक है, उसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो इस मुल्क के मुल्की मुफाद के अंदर फैसले करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे पाकिस्तान का भला हो, सिंध का भला हो, कराची का भला हो। और आज मेरा ख्याल है कि एक तो ये प्रोजेक्ट ही बहुत कराची की तारीख में मैं समझता हूँ कि एक संजय मील की हैसियत रखता है। ठीक है। कि जो आपको पता है इतना बड़ा शहर है, जितना वहाँ पे ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के ऊपर बोझ है, उसमें ये प्रोजेक्ट बहुत ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा। ठीक है। और लोगों की, आम आदमी की सहूलत जो है ट्रैफिक के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उससे बेहतरी आएगी।
तो एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, 3 साल में मुकम्मल होगा। ठीक है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 4.5 लाख लोग रोजाना। सर 3 साल में तो आपकी हुकूमत ही चली जाएगी, या हो सकता है आप दोबारा इलेक्ट हो जाएं, वो एक अभी फिलबदी बात होगी। अभी मुझे बताएं कि 3 साल का तो चले वही बात होगी। ये अभी आमिर भाई हमारे साथ हैं, आमिर हसन साहब, बैरिस्टर साहब, वही कह रहे थे कि ये तो नवाज शरीफ साहब भी इस प्रोजेक्ट की कुछ संगे बुनियाद रख कर गए थे, रेलवे को उस टाइम पे भी ये सब किया जा रहा था, फिर वो भी चले गए। तो ये क्या गारंटी इस बात की कि मुकम्मल भी होगा और सिर्फ ये बातें नहीं रह जाएंगी? देखें, एक तो पहली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया है। ठीक है। और इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के 2 साल बिल्कुल हैं कि इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह इसी हुकूमत के दौरे हुकूमत हो जाएगा। ठीक है। और जो उसका आखिरी साल होगा कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये चाहे वो पीटीआई की हुकूमत, ये प्रोजेक्ट का किसी पार्टी के साथ नहीं है ताल्लुक, इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। नहीं, लेकिन हुकूमतें बदलती हैं तो प्रोजेक्ट भी रुक जाते हैं ना सर, ये बड़े अफसोस के साथ हमारा एक सिलसिला रहा है। नहीं, आप देखें पीटीआई की हुकूमत में और ट्रेन है, उसको मुकम्मल किया गया, उसको लॉन्च किया गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हो जाए, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको कहा है कि इसमें सूबाई हुकूमत जो है वो भी शामिल हो, ताकि इसकी ओनरशिप जो है वो हमेशा कायम रहे। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, जरा आमिर भी बताइएगा अब सूबाई हुकूमत क्या करने वाली है? सूबाई हुकूमत भी दूसरी तरफ देखें तो वो भी तलवारें निकाल के हर वक्त तैयार रहती है लड़ने के लिए भी, और खासतौर पर वफाक के हवाले से कोई बात की जाए तो अक्सर गर्म हो जाते हैं सब लीडर्स। बिलावल साहब भी अक्सर आपको नजर आता है कि बहुत एक्टिव हैं टारगेट करने में हुकूमत को, मरियम साहबा तो करती रहती हैं, शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी कर रहे हैं। तो अब जो सूबाई हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर स्पेसिफिकली पीपी की, सिंध में क्या करेंगे आप? साथ देंगे या अभी भी कुछ खदशात हैं आपके जो शायद जिसका जवाब दिया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की, इनकी दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है। मतलब अगर आज एहतजाज सिंध की सारी तंजीमों शहरों के अंदर हो रहे हैं जी, तो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं है, वज़रा मौजूद नहीं, वहाँ पे हमारी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं वफाकी हुकूमत के अंदर के खिलाफ। लेकिन कभी भी चीफ मिनिस्टर ने कोई बागयाना रवैया इख्तियार नहीं किया वफाक के खिलाफ। उन्होंने जब भी एक तरीकाकार है, उन्होंने लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, या अगर आईजी की तकर्री थी, आपके सामने देखे ना ये सलूक है कि बुज़दार जैसा वजीर आला वो 7-7, 8-8 आईजी तब्दील कर चुका है। और यहाँ पे मुराद अली शाह जो लोगों से मैंडेट, बुज़दार साहब मैंडेट लेके नहीं आए, उन्हें तो नॉमिनेट किया गया है। वो तो इलेक्शन कैंपेन में किसी को भी नहीं पता था ये पीटीआई के चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा। लेकिन मुराद अली शाह तो बिलावल साहब के साथ ट्रस्ट में मौजूद। यही तो तब्दीली है ना सर, यही तो तब्दीली है कि वो नए लोग ला रहे हैं सामने। नए लोग लाना इलेक्शन से पहले नॉमिनेट किए जाते हैं और नए कब के हैं वो। उन्हें मुशर्रफ का भी तड़का लगा है, क्यूलिक का भी तड़का लगा हुआ है, उनके तो अभी उनकी तड़के की भी वो नहीं गई, आपने कह दिया वो नए हैं। पता नहीं इतने नए लोग, हम तो सुनते थे कि पढ़े लिखे नौजवान आएंगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर आपको ये नहीं लगते हैं तो। बहरहाल तो मुराद अली शाह साहब आए, ट्रक के अंदर बैठे, कैंपेन की, लेकिन उसके बावजूद मुराद अली शाह साहब को जब आईजी को तब्दील करना था तो क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया आपके सामने है। तो ये वफाक का वो दौरा मयार है जिसमें आइन और कानून को बिल्कुल पसे पुष्ट रखा जाता है। हम आज भी मुतालबा भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि इमरान खान साहब के पास अब ये 2.25 साल का वक्त है जी। तो वो कम अज कम पाकिस्तान के वजीर आजम बनने की कोशिश करें। अब ये वो टैग उतार दें कप्तान वाला। अच्छा। अब ये बड़ा मेरे ख्याल से घटिया लफ्ज है मुल्क के वजीर आजम के लिए, और अब इन्हें भी पीटीआई के लोगों को भी बंद करना चाहिए। कप्तान तो गली मोहल्ले में बड़े हर क्रिकेट टीम का कप्तान है सर। कप्तान का वो तो मकसद तो यही है ना, लीड करना। कप्तान इज लीडर, तो लीडर तो वो है ना। फिर आइन में तब्दीली ला के वजीर आजम को कप्तान लिख देना, अगर इन्हें इतना पसंद है तो। मुझे नहीं पसंद कि मेरे मुल्क के वजीर आजम को कप्तान कहा जाए। अच्छा। मेरे मुल्क का वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, ये एक बहुत बड़ा एजाज है। और इस एजाज को आप ये कप्तान इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ कि इन्हें माइंडसेट को भी चेंज करना है, जमहूरी रिवायात की तरफ आना है, वफाक की तमाम इकाइयों को साथ लेके चलना है,
और ये समझना है कि ये कोई महमूद गजनवी नहीं है, ये मुल्क पता करके नहीं आए। हाँ। जैसे तैसे भी सिलेक्टेड हैं, तांगे तांगे की हुकूमत है, MQM जैसे दहशत गर्दों के साथ जो इनकी ये कहते थे, या परवेज लाई जैसे डाकुओं के साथ अलायंस करके हुकूमत है, लेकिन बहरहाल इनकी हुकूमत इस वक्त मौजूद है, ठीक है, जैसी भी है। अभी आपका क्या आगे से क्या हमें मानना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? सब मिलेंगे, साथ देंगे, चलना चाहिए, साथ देंगे? पीपल्स पार्टी क्या करेगी? नहीं, साथ किस चीज पे? अगर कोई जितने प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आप साथ मिलकर सिंध की बात करें, कुछ वो तो मशवरे भी दे रहे हैं। मुराद अली शाह साहब को बंडल आइलैंड के हवाले से मशवरा भी दे दिया उन्होंने। जी आमिर भाई, सुन सकते हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज मुझ तक शायद पहुंच नहीं पा रही है। प्लीज आमिर भाई को चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल में उनकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब तक अहमद भाई से जरा एक दो सवाल कर लूं। अहमद भाई। जी जी सर, सुन लिया आपने? जी जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया जी। ये जवाब मिलना है आपको। अब क्या करेंगे फिर आगे? अब ये तो अगर हुकूमत साथ नहीं देती, क्या करेंगे? देखें आसिफ, मैं बिल्कुल सुन रहा था। अच्छा। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखें वो कप्तान के ऊपर वो बात कर रहे थे। देखें, कप्तान में कोई एतराज नहीं है, मेरी जाती राय है, मैं किसी उसको प्लेटफॉर्म नहीं, मैं वैसे देखें मतलब वो उनकी हो सकती है किस लेवल पे हम चले जाते हैं। देखें, कप्तान इंग्लिश में जिसे कैप्टन कहते हैं, कैप्टन एक जहाज का भी होता है, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स की टीम का भी होता है। बेसिकली सिंबॉलिक है, एक ऐसा शख्स जो अपनी टीम को लीड करता है, उसके लिए कैप्टन का लफ्ज डिक्शनरी में तो यही लफ्ज है जो मैं उसी की साइड लूंगा कि वो एक लीडर। उर्दू में उसको कप्तान कहते हैं, और क्योंकि वो एक क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हुए हैं तो उनको एक सिंबॉलिकली कप्तान कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस मुहावरे से बहुत ज्यादा बेहतर है जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग एक जरदारी सब पे भारी का जो नारा लगाते हैं, अच्छा, उससे तो बहुत बेहतर है। वो तो जो है उसके कुछ और ही मायने और मतलब है। बाकी देखें, कराची के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक मुस्बत सोच का इजहार किया है, और ये एक जो कराची का एक कंसोलिडेशन प्लान है उसका बेसिकली आगाज कर दिया आपने। एक आध हफ्ते पहले शायद आपको याद हो के ग्रीन लाइन की अनाउंसमेंट हुई थी, जो नवंबर में बसें पहले कुछ आ गई हैं, बाकी नवंबर में आ रही हैं, ठीक है। सो वो भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका भी रोड मैप। क्या सपोर्ट क्या चाहिए आपको पीपल्स पार्टी से? क्या सपोर्ट आप चाह रहे हैं जो आपको मिलनी चाहिए सूबाई हुकूमत से? देखें, किसी भी सूबे में आप जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो सूबाई हुकूमत के पास ही होती है ना पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है। तो आप के लिए बड़ा जरूरी है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट करें तो सूबाई हुकूमत के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान कोई इंडिया के किसी सूबे में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। ये पाकिस्तान के सूबे में है, पाकिस्तान के शहर में है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में है। और कोऑपरेशन जो है वो एक प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रोल्स होते हैं डिफरेंट, फेडरल गवर्नमेंट के कुछ रोल होते हैं, कुछ प्रोविंशियल के होते हैं। इसके बावजूद के 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम सूबे की डेवलपमेंट और उसकी वेलफेयर, उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पे होती है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक स्टेप आगे चली गई है कि वो इंतजार नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कराची के लिए क्या करती है या सिंध के लिए क्या करती है। तो वो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, अपने इनिशिएटिव, और उस इनिशिएटिव के लिए वो चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत कोऑपरेट करे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। ये प्रोजेक्ट जो है ये कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए है, पाकिस्तान के लोगों के लिए है। इसका अगर इनिशिएटिव जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई ने लिया है तो कोई बात नहीं, इसका फायदा तो सिंध के अंदर आम आवाम को होगा। सर वो मैं बताता हूँ ना, बल्कि अगर प्लीज मुझे बताएं, आमिर भाई ने ज्वाइन कर लिया? आमिर भाई, अच्छा आमिर भाई को कनेक्ट करें, कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिग्नल का। मुझे पता है सर क्या लगता है अहमद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी को इस बात का भी डर है कि 2023 में पहले आपने नारे लगाए हुए सिंध लेकर जाना है, सिंध भी हम उसमें हुकूमत बनाएंगे हम, तो शायद उनको ये ना लग रहा हो कि सारे प्रोजेक्ट्स तो आप बनाते जा रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं आप 2023 के लिए कुछ इलेक्शन की प्लानिंग तो नहीं है ये?
देखें सिंध की हुकूमत जी, मैं एक बात और ऐड कर दूं, अवाम की फिक्र हो सकता है आपको हो सकता है, बिल्कुल होगी, उसमें हम अल्लाह जानता है और आप जानते हैं, लेकिन दूसरा मकसद इसका ये हो कि 2023 में सिंध फतह करना है आपने? देखें आसिफ, आपका पर्टिनेंट सवाल है। पहली बात तो ये है कि देखें किसी भी सियासी जमात का हुकूमत में आना, उसका बुनियादी मकसद अवाम के लिए को डिलीवर करना होता है। ठीक है, ये तो एक बुनियादी मकसद कह लें, आइन के तहत कह लें, या एक सियासत की डेफिनेशन में भी कह लें, और उसका ये भी मकसद होता है कि वो अपनी कारकर्दगी की बिना पे अगले इलेक्शन में जब अवाम के सामने जाए वोट लेने के लिए, तो उसकी कारकर्दगी के हवाले से अवाम में इत्मीनान होना चाहिए, ताकि अवाम उनको दोबारा मुंतखब करें, उनको दोबारा चांस दें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम अपनी कारकर्दगी को जब बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, तो उसमें अवाम की खिदमत और अवाम की खिदमत को एक दफा दोबारा अगले इलेक्शन में उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए, उसमें अवाम का जो ट्रस्ट है वो भी लेने के लिए हम प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, काम करते हैं। एक तीर से आप दो शिकार ही करेंगे, मैं यही समझता हूँ। ठीक है, नहीं दो शिकार नहीं है। देखिए ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, ये दोनों इंटरकनेक्टेड एक ही बात हो गई ना कि आप अवाम को भी बिल्कुल चाहते हैं कि रिलीफ मिले और एट द एंड उसका बेनिफिट भी आपको अगले इलेक्शन में हो। आमिर भाई जी सर, कैसे देखते हैं आप पीटीआई के इस पॉइंट को कि ये खुद से, मतलब एक तो सूबाई हुकूमत के थ्रू प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, एक खुद से ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, वफाक खुद भी इन्वॉल्व है डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में, उनके इनिशिएटिव्स में, पीपल्स पार्टी इन तमाम चीजों को किस तरह से देखती है? क्या इस तरह से देखा जाता है कि पीटीआई शायद 2023 के इलेक्शंस की तैयारी कर रही है और वाकई महमूद गजनवी बन के सिंध फतह करने वाले हैं? देखें जी, महमूद गजनवी हो या मोहम्मद बिन कासिम हो, आपने कहा ऐसे पता नहीं होता। नहीं, मैंने उन्हें तरीका कहा था कि अगर कोई महमूद गजनवी समझता है तो महमूद गजनवी को तो मुशावरत की जरूरत नहीं ना हो। अच्छा, हाँ, जमहूरियत के अंदर मुशावरत। क्या डर क्या है पीपल्स पार्टी को? चलें डर बता देना, किस बात का डर है? कि अवाम हमें किसी किस्म का डर नहीं है इससे। अब इन्होंने जोरावर तरीके से क्या आना है, जितना ये 2018 में जोरावर तरीका था, पूरा इनके साथ महकमा ज़राअत था, कैंडिडेट इन्हें मिल रहे थे, जीडीए इन्होंने बनाया था, एमक्यूएम को तोड़ फोड़ के इन्हें पूरी मदद पहुंचाई गई थी, तो उससे बेहतर रवैया तो अब इन्हें और हालात मिलेंगे नहीं। अब तो जो स्याही इनके मुकद्दरों में लिख दी गई है इनकी परफॉर्मेंस की सूरत में 3.25 साल के बाद, तो अब तो ये किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं है। तो मैं नहीं समझता इनसे हमें प्रोजेक्ट्स बना तो रहे हैं, वो तो 2 साल में शायद कवर कर जाए पूरी जितनी भी कमजोरियां रह गई उनसे कुछ। पीपल्स पार्टी का चले थोड़ा बताए ना आप। पीपल्स चले, ये तो नेशनल प्रोजेक्ट्स हो गए, थोड़ा सा ब्रेक पे भी जाना है, नेशनल प्रोजेक्ट्स हो गए। अब जरा आए ना, सूबाई हुकूमत क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रही है जो पीटीआई की टक्कर पे आपको लगता है ये देखे ना, ये प्रोजेक्ट है हमारा, करके दिखाएं तो बात बने। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे आपके? पहली बात है, जो प्रोजेक्ट्स हैं पीपल्स पार्टी के वो नजर आ रहे हैं। हमने पंजाब में बड़ा हेल्थ का शोर था, ठीक है, हमने NICVD हर जिले के अंदर बना दिए। सेहत हो गया, ठीक है, हेल्थ के अंदर हमने एजुकेशन के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज सिंध के अंदर बनी है, कॉलेजेस बने हैं, इतने किसी और सूबे के अंदर नहीं बने हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आज भी सिंध में सबसे बेहतरीन। लेकिन सर वो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई ना सारी, हुकूमत क्या कर रही है? पहले बात तो सुनिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है NICVD। नहीं, ये तो सेहत की बात करें, मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद जितना ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन के अंदर, फिर उसके बाद है सिंध का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इस वक्त सबसे बेहतरीन है, अगर आप जाके देखें, और वैसे भी रिपोर्ट्स के अंदर सारी चीजें। अब आते हैं ये जो मंसूबों की आपने बात की, 2 बड़े मंसूबे गवर्नमेंट ने, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने संगे बुनियाद रखा है। एक कराची सर्कुलर रेलवे है और एक ग्रीन बस है। दोनों ट्रांसपोर्ट का मंसूबा PMLN 80% मुकम्मल कर चुकी है। अच्छा, उन्हीं के बकौल ये बात इनकी हो चुकी है, ये भी जानते हैं। अब जो KCR का मंसूबा है उसमें 60% इन्वेस्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट की है, 40% इन्वेस्टमेंट सिंध गवर्नमेंट की है। ठीक है, और ये KCR का जो मंसूबा है 2013 में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की खत लिखा था हमने प्राइम मिनिस्टर को, और बाद में ये फैसला हुआ था कि ये CPEC का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, तो ये उसी के तहत है जो फेडरल गवर्नमेंट ने कोई सल्तनत मियां वाली से ये जमा करके पैसा सिंध पे नहीं लगा दिया। ये वो रुपया है जो कराची के लोग जिससे ज्यादा
पैसा देते हैं, उनका पैसा है और अभी लग नहीं रहा। अभी तो इन्होंने वादा किया था कि इतने अरब उसमें से एक ढेला नहीं खर्चा है। अच्छा। तो मैं फिर इन द पॉजिटिव नोट खत्म करता हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फेडरल सिटी है और ये हमेशा से हर फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो दी है, वो हुकूमत अगर जनरल मुशर्रफ भी थे तो वो भी आके पैसा लगाते थे यहाँ पे। उन्होंने तो बहुत, इसमें तो नो डाउट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हर फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पे फर्ज है। तो इन्हें तो वोट मिले हैं इतने अरसे के बाद, मेहरबान इन पे मेहरबान हुए हैं कि उन्होंने अल्ताफ भाई को गद्दार कहा आखिर अल्लाह अल्लाह करके बड़ी देर के बाद, और इन्हें दोबारा मुहिब्बे वतनों को बिठा दिया है। अच्छा। तो ये मुहिब्बे वतन जरा थोड़े से पैसे उधर लगा ले। ये तो गटरों के ऊपर वहां पे बड़े बड़े मोहरे लगाते थे, गटर चोर, ढक्कन चोर, वो सारे अब एमएनए हैं भाई। अब कुछ करें ना, ये काम वाम करें। प्रेसिडेंट उधर से हैं, ये कचरा कुंडी ना बताएं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा फंड वहां पे लगाएं और वहां पे काम करें कराची के अंदर। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल इनके साथ चलने से तैयार है। सिंध गवर्नमेंट को उसके फंड भी रिलीज करें। जहाँ पे अगर ये 60% लगाएंगे, हमें कहेंगे हम 40% लगाएंगे। जो मुआहदे होंगे सिंध गवर्नमेंट उन्हें पूरा करेगी जैसे कि पहले कर रही है। तो हम तो चाहते हैं कि सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को और इवन पूरे पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर किया जाए। This is a very very positive note। हर तरह के ताउन के लिए तैयार। नहीं, I really appreciate it, आपने बहुत अच्छा कहा है। जी सर 1 मिनट है, अहमद भाई कैसे इसको कंप्लीट करेंगे? देखें आसिफ, मैंने तो जैसे पहले भी आपसे कहा था कि अगर अवाम की फलाह बहबूद को हम जहन में रखें तो उसमें हिस्सा जो फेडरल गवर्नमेंट डाल सकती है वो डाले, जो सूबाई हुकूमत डाल सकती है वो डाले। ठीक है। अवाम का हक बनता है कि जिन्होंने वोट दे के सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई या वोट देकर फेडरल में पीटीआई की हुकूमत बनाई, तो अवाम की तवक्कुआत हैं और ये तवक्कुआत तभी पूरी हो सकती हैं कि जब फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में मिल के प्रोजेक्ट्स करें और उसकी ओनरशिप। तो आप अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आएगी, इमरान खान साहब की बात पे लब्बैक कहेंगे और प्रोजेक्ट मिलकर आप साथ करेंगे इंशाल्लाह, जो 2 साल हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि मैं क्यों पेसिमिज्म का इज़हार करूं। इसके ऊपर तो आमिर भाई ने भी अच्छा जवाब दिया कि बिल्कुल हम साथ करेंगे, मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। आमिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अहमद भाई आपको हमारे साथ रहना है, एक और मौजू भी आपसे मुताल्लिक उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आमिर भाई का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का दूसरा मौजू क्या है, किस हवाले से मैं बात करने वाला हूँ, यकीनी तौर पर बस छोटे से ब्रेक के बाद आपको पता चल जाएगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। जब भी आया वक्त कठिन, वज़ीर आला से दिखाई हमने आगे बढ़ने की लगन, दिखाई किए मुश्किल फैसले महज आपकी बेहतरी के लिए, जो बने मशाले राह, नहीं की जिसके लिए हमने मुखालिफिन की परवाह, और जिसकी पैरवी से कम हुआ नुकसान, और यूं जाना सारा पाकिस्तान के आलमी इदारों और गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की तारीफ नहीं गलत। हम हैं सबसे अलग, जो करते आए हैं करते जाएंगे, क्योंकि भले राह सख्त है लेकिन अब अपना वक्त है। जियो
पाकिस्तान के लिए। This is a platform that emphasizes on, youth encouragement, and this does not work for ratings at all. And by this television platform, we can transform and deliver so many good things coming to your life. Thank you. जियो पाकिस्तान के लिए। बात होगी क्रिकेट की पिच से फुटबॉल की किक तक। हॉकी के गोल से कराटे की हिट तक। अब हम करेंगे तबसरा खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी मुस्बत खबरों पर। ये सब देख सकेंगे आप स्पोर्ट्स स्टार पर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कुछ खास तौर पे ताल्लुक रखती है आम पाकिस्तानी से भी और स्टेक होल्डर्स से भी पूरे पाकिस्तान में, खास तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके स्टेक होल्डर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल शुरू से हम देख रहे हैं, मतलब कुछ जिद्दत भी आई कुछ चीज़ों में, कुछ फील्ड्स ने फ्लरिश किया, कुछ फील्ड्स तबाह हो गई। एक फील्ड ऐसी है जो शायद तबाह होते होते दोबारा से फ्लरिश करने लगी। उसका हम एक जो पॉजिटिव एंगल देखते हैं वो ये था कि एक ऑटो पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई 2016 से 2021 जून 21 तक, जो कि अब तक थी, और काफ़ी सारे ब्रांड्स पाकिस्तान में नए आए। उनकी वजह से अब एक कंपटीशन डेवलप हुआ है। कुछ गाड़ियों की कुछ फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स में भी कुछ बेहतरी आई है, बिकॉज अगर नए वो फीचर्स देंगे तो शायद पुराने जो पुराने बिग बॉसेस हैं, बिग बॉसेस, बिग थ्री जिसे हम कहते हैं अक्सर आम जबान में, उनकी तरफ से भी जो है वो कुछ अब बेहतरी आई है गाड़ियों में कुछ। लेकिन कुछ क्वालिटी के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, अहमद जवाद साहब से उस पर स्पेशली मुझे एक बात भी करनी है क्वालिटी के हवाले से। इस वक्त जो आज ये मौजू रखने का मकसद है वो है नई कुछ जो पाबंदियां कह लीजिए, कुछ शराइत कह लीजिए, कुछ इकदामात कह लीजिए स्टेट बैंक की तरफ से किए गए हैं, और वो बिल्कुल आपकी नॉलेज में होगा जी। कुछ जो आप डाउन पेमेंट दिया करते थे गाड़ियों का, वो अब 15% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आपको गाड़ी खरीदनी है और वो गाड़ी 1000 सीसी से जायद हॉर्स पावर रखती है तो आपको तकरीबन भी 7 साल की बजाय अब 5 साल तक की ही मुद्दत में वो गाड़ी की पैसे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करनी होंगी। इसी तरह की और भी कुछ चीजें जब अपने मेहमानों से साथ साथ डिस्कस करूंगा तो आप बिल्कुल गोश गुजार फरमाएंगे। और दरामदी जितनी भी खास तौर पे गाड़ियां हैं उनकी फाइनेंसिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। जो बाहर से गाड़ियां आती हैं जो बहुत मकबूल हो गई थी पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी फाइनेंसिंग नहीं करवाई जा सकती। मैं सबसे पहले जरा व्यू ले लूं। मैं अहमद भाई तो हमारे साथ हैं ही, उनसे मैं बात करता हूं। इरफान शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट हैं ऑटो फाइनेंसिंग में। मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आसिफ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। सर मुझे प्लीज बताइएगा जो नए इकदाम किए हैं स्टेट बैंक ने, आई डोंट नो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, शायद कुछ मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल करने का कुछ एक नया फॉर्मूला हो सकता है। आप इस पूरे नए इकदाम को, इस पूरे नए सिलसिले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले आप कोई भी पॉलिसी स्टेट बैंक लेके आता है तो उसका डायरेक्टली लिंक कहीं ना कहीं इकोनॉमी से होता है। ठीक है। अब जो ये पॉलिसी स्टेट बैंक लेके आया है, मेरे नजदीक इज अ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी। देखिए, जो स्टेट बैंक इसका रीजन दे रहा है इस पॉलिसी आने का, वो है कि इंपोर्ट को कर्टेल करने और ट्रेड डेफिसिट जो है उसको बैलेंस। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपसे पहले जब आप कोई चीज लेके आते हैं तो आप आइसोलेशन पॉलिसी की लाते हैं। ठीक है। आप जब कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो आप सारे लेग्स को देखते हैं। ठीक है, कि अगर मैं कोई पॉलिसी लाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। ठीक है। वरना तो कोई बच्चा भी बैठ के काम कर लेगा कि फला इम्पोर्ट बंद कर दो तो आपकी इम्पोर्ट कम हो जाएगी, फला इम्पोर्ट बंद कर दो तो आपकी इम्पोर्ट कम हो जाएगी। तो वो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपने देखना ये है कि जब स्टेट बैंक ने जब रिस्ट्रिक्शन लगाई तो उसमें थोड़ा इश्यू क्या,
देखिए रिसेंटली जो ऑटो की मार्केट थोड़ी सी फ्लरिश हुई थी उसमें फाइनेंसिंग का बड़ा रोल था। ठीक है। आपकी 50% ऑलमोस्ट 60% जो गाड़ी फाइनेंसिंग पे बिकती थी। हाँ। तो जब आपने ये फाइनेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इसमें आप एक रिस्ट्रिक्शन भूल गए। वो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि 3 मिलियन से ऊपर क्या फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो यानी अगर किसी ने होंडा लेनी है, नई एसयूवी लेनी है, वो ले नहीं सकता क्योंकि उसको डाउन पेमेंट इतनी करना पड़ जाएगी। सो अब इससे हुआ क्या कि आपकी फाइनेंसिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई। जब फाइनेंसिंग रिस्ट्रिक्ट तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाएगा, आपकी गाड़ियों की सेल पाएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है आप अगर इसको इम्पोर्टेड गाड़ियों पर स्टेट बैंक रिस्ट्रिक्ट करता तो बात समझ में आती है कि आप इम्पोर्टेड गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, या इसमें आप एक एक्सटेंशन कर लेंगे, आप सीबीयू जो बाहर से आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो उन्होंने पॉलिसी लेके आया, ये पॉलिसी लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ियों पर लगा, लोकल मैन्युफैक्चर्ड पे भी है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप भी समझने की कोशिश करें, और मेरे ख्याल से स्टेट बैंक उससे बेहतर समझता होगा, राजा साहब बैठे बेहतर समझते होंगे। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है कि जो कि सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। ठीक है। जिसमें एक हाउसिंग था, हाउसिंग की पॉलिसी लेकर आए, बिजली पॉलिसी लेकर आए, क्योंकि हाउसिंग के साथ कोई 40 इंडस्ट्रियां काम एक्टिवेट हो जाती है और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, और आपने देखा कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी में थोड़ा बूम आया। ठीक है। अब जिसमें ऑटो है, ऑटो के साथ कुछ 10-15 और एसोसिएट होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, गाड़ी के पार्ट, स्पेयर पार्ट, गाड़ी जो मार्केट में आती है, मैकेनिक, ऑटो स्पेयर पार्ट, सर्विस इंडस्ट्री, ऑटो डीलर, यूज कार, इंश्योरेंस, काफी कुछ कनेक्टेड डेफिनेटली। तो इतनी सारी जब इंडस्ट्री कनेक्टेड होती है, आपने सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ हिट कर दिया। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल जो स्लो डाउन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपका मेन मसला क्या था? इम्पोर्ट। अगर आप ये भी देखें तो ओवरऑल तो ऑटो से रिलेटेड इम्पोर्ट है, वो स्मॉल पोर्शन है। ठीक है ना, लेकिन उसको रोकने से या सर्व करने से जो आपके दूसरी और इकोनॉमिक ग्रुप पे जो आपके इफेक्ट आएंगे वो बहुत ज्यादा है। यानी आपने पॉलिसी लाके आपने 2016 से लेके किस तक पॉलिसी बनाई, लेकिन हमने ऑटो सेक्टर को प्रमोट करना है और हमने जो है ऑटो इंडस्ट्री को ग्रो करना है। ठीक और है। एक तो सब आपने शिफ्ट ले लिया, यानी आपको अब ग्रो नहीं करना। ठीक अब हो जो गया। नया मैन्युफैक्चर मार्केट में कौन आएगा या जो आएगा तो आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि जो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताएं कि अभी अहमद भाई ने मुझे एक दफा ये बात की थी और बड़ी अच्छी बात की थी एक प्रोग्राम के अंदर, जब जिक्र हुआ कुछ कुव्वत खरीद के हवाले से अवाम की। मैं पीटीआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की उस वक्त बात कर रहा था, उन्होंने कहा आप ये देखें ना कि अवाम जो इतनी गाड़ियां खरीद रही है उनके पास पैसा कहां से आया है। ऑफ कोर्स कमा रहे हैं, सब अच्छा है, लोग इस वजह से। अभी ये बताएं कि ये जो खास तौर पे गाड़ियों में इतना अचानक बूम आया, और वो भी कोरोना के टाइम पे, जब कि मेरे ख्याल में गाड़ियों की सेल कम होनी चाहिए थी, ये सेल बढ़ी और बहुत ज्यादा बढ़ी। हर ब्रांड को आप देखें तो वो उनके पेजेस पे आप देखें सोशल मीडिया पे, तो दे आर जस्ट सेइंग दैट वी ब्रोक आवर लास्ट ईयर रिकॉर्ड्स, ब्रोक आवर 30 इयर्स रिकॉर्ड, इतनी गाड़ियां बेची हमने। तो ये सेल इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई थी, क्या वजह थी इसके ऊपर? ठीक है, मैं आपने बड़ा अच्छा इसमें एक पॉइंट रेज किया जी। मैं अगर पीटीआई का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहा है कि पीटीआई जो है आपको सारी स्ट्रेटेजी कमरे में बैठ के बनाती है। अच्छा। तो ये पावर पॉइंट में स्ट्रेटेजी बनती है, मार्केट से डिफरेंट होता है। अब मुझे ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इसको एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट बता रहे थे कि पाकिस्तान में 2 गाड़ियों की सेल हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी है, कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। ठीक है। और अब आप कह रहे हैं गाड़ियों की सेल बुरी है। ठीक है। अभी मैं कुछ अर्सा पहले इनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था और प्रेस देख रहा था, मुझे नाम नहीं आ रहा था, शायद खुशरो बख्तियार थे या कौन थे, तो उन्होंने पूरी अपनी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और उन्होंने इसको इंडोनेशिया से कंपेयर किया कि जी इंडोनेशिया में पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से कितनी गाड़ियां हैं। अच्छा। पाकिस्तान का भी बहुत रूम है और इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इससे एम्प्लॉयमेंट आती है, हम कोई स्कीम लेके आएंगे, तो उन्होंने पूरे कसीदे पढ़ लिए ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है। और एकदम से जी यूटर्न ले लिया कि जी अब जी हमने ऑटो इंडस्ट्री को रिस्ट्रिक्ट करना है। आप इम्पोर्टेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, विच इज फाइन। आपने तो ये हुकूमत रिस्ट्रिक्ट कर रही है या स्टेट बैंक कर रहा है? ये देखिए जो अंदर की खबरें हैं वो ये है कि पहली बात है स्टेट बैंक के डायरेक्टिव और खासतौर पर जो नए फाइनेंशियल मिनिस्टर आए शौकत अली खान, उनके डायरेक्टिव पे जो है ये उनके मशवरे पे। ये हेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट कुड बी द केस, बट लेकिन पहली बात है कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से गवर्नमेंट के डायरेक्टिव की स्टेप किया गया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मुझे थोड़ा वक्त दें। मैं जरा, अब जो आपने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत जिम्मेदार शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अहमद जवाद साहब, बड़ा प्रॉपर जवाब देते हैं और समझाते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। अहमद भाई, आपने सुना, पूरी बात सुनी आपने, स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज के ऊपर खदशात भी हैं, प्लस पीटीआई से इनको ये थोड़ा सा शिकवा है कि आप कमरे में बैठकर शायद पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर नहीं लेते कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले। कैसे देखते हैं सर इन खदशात को? देखें आसिफ, पहले तो आप ये देखें कि तकरीबन पिछले 40 साल से ज्यादा अरसे में पाकिस्तान के अंदर
2-3 ब्रांड लोकल असेंबली के लिए लाए जा सके थे, मेनली एक सुजुकी, एक होंडा और एक टोयोटा। ठीक है। और जबकि पूरी दुनिया में आप किसी भी मुल्क में जाते थे तो वहां पे आप देखते थे तो एक वाइड रेंज ऑफ कार्स आपको अवेलेबल है, वो इवन पड़ोसी मुल्क में जी, और वो उस मुल्क के अंदर वो असेंबली प्लांट लगाते थे, वहां पे इंडस्ट्री कायम करते थे और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती थी। उसमें आप कंपटीशन जब गाड़ियों के दरमियान पैदा होता है तो उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो आवाम को होता है। वेरी ट्रू। लेकिन जाहिर है कि तकरीबन 40-45 साल तक ये 3 बड़े जो गाड़ियों के ग्रुप थे, इन्होंने किसी और नई गाड़ी मोनोपोली थी उनकी, ठीक है, मोनोपोली थी और उन्होंने उसको जमने का मौका नहीं दिया। ठीक है। और उसमें जाहिर है कि हुकूमत के लोग भी शामिल होते होंगे, उसमें उनकी पॉलिसीज तो हुकूमत ने बनानी होती है ना। तो पहले तो सबसे पहले आप जो चीज पिछले 40 साल में नहीं हुई और वो पीटीआई के सिर्फ 2-3 साल में हो गई, और वो भी कोविड के दौरान, कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक कंज्यूमर को उसकी ऑप्शंस को बढ़ा दिया। ठीक है। और उस ऑप्शन के बढ़ने से जाहिर है कि वो अपने साथ इंडस्ट्री लाते हैं, उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, कंज्यूमर को रेंज भी ज्यादा मिलती है, चॉइस भी ज्यादा मिलती है और उनके दरमियान कंपटीशन भी पैदा होता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि पीटीआई की ऑटो पॉलिसी का ये एक नतीजा जो कि हमने पिछले 40 साल में नहीं देखा, वो आपको चंद सालों के अंदर आपको वो नजर आएगा। लेकिन ये ऑटो पॉलिसी आपकी तो नहीं है ना सर? हाँ, आपने कुछ रिलीफ दिया है अभी इस बजट में, लेकिन ऑटो पॉलिसी तो बहुत पहले से इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो मुशर्रफ दौर में कहीं इसका आगाज हुआ था, फिर नवाज शरीफ साहब दौर में 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 15-16 में। तो उसका क्रेडिट आप? मैं तो आई थिंक मैं बड़ा स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 40 साल में 3 ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हो सके, चौथा ब्रांड नहीं पाकिस्तान में आ सका था, और उसके पीछे मोनोपोली का फैक्टर था। उस मोनोपोली को कोई पास्ट की गवर्नमेंट, बहुत सारे ब्रांड्स आए भी थे 90s के एंड में, और वो उसके वापस चलेगा कुछ सालों बाद। जी हाँ, देखें, आप किसी भी नए ब्रांड को जब आप लेके आते हैं, आपको उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होती है। जो ब्रांड्स पहले से मौजूद होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ होती है, मार्केट होती है। जब आप किसी और नए ब्रांड को लेके आते हैं तो आपको उसको फैसिलिटेट करना होता है। ठीक है। तभी वो नया ब्रांड जो है वो अपने कदम जमा सकता है, वरना ये मुमकिन नहीं है कि जब जो 40 साल से 3 ब्रांड से मार्केट होल्ड की हुई है, उसमें कोई नया ब्रांड है, उसको आसानी से वो हिलने नहीं देंगे। इसी वजह से कोई नहीं कामयाब हो सका ना। ठीक हो तो गया। इस चीज को, इसी को एक हुकूमत की पॉलिसी कहते हैं कि जिसके नतीजे में आपकी उस इंडस्ट्री के अंदर मजीद ब्रांड्स आते हैं। अब ये जो नए इकदाम हुए सर, थोड़ा इस पे भी बता दें, जो नए इकदाम किए स्टेट बैंक की तरफ से, इसमें तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा आवाम के लिए गाड़ियों लेना, या कुछ सेल्स कम हो जाएंगी, तो ये तो फिर एक तरह से गाड़ी दूर कर दी आपने लोगों से। देखें, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिससे जाहिर है कि इंपोर्टेड गाड़ियों में कमी वाक़या होगी। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आप जो गाड़ियां इस मुल्क के अंदर आके अपनी इंडस्ट्री लगाती हैं, अपनी असेंबली लाइन लगाती हैं, अपनी स्पेयर स्पोर्ट बनाती हैं, आप उन गाड़ियों को प्रमोट करना चाहते हैं या आप डॉलर की मदद से आप इंपोर्ट करें और वो गाड़ियां आप प्रोवाइड करना चाहते हैं? देखें, ये तो आपने अपने इंपोर्ट बिल को, अगर आपको याद हो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो तकरीबन $19 बिलियन का था। और करंट अकाउंट डेफिसिट किस वजह से होता है कि आपने इतने डॉलर कमाए नहीं होते जितने आप डॉलर खर्च कर रहे होते हैं, और वो उसका ताल्लुक डायरेक्टली आपका इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के साथ होता है। आपको अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान तवाज़ुन लेके आना होता है, और तभी वो अभी आप ये वही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ तवाज़ुन अच्छा नहीं चल रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। $19 बिलियन से $1 बिलियन पे आ गया है, तो मेरे ख्याल में तो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छा उसमें बेहतरी आई है। लेकिन जाहिर है कि इसको आपने लगातार अपनी पॉलिसियों की मदद से मेंटेन करना होता है। और गाड़ियां कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका कोई इंसान, एक आम आदमी की दाल रोटी से कोई ताल्लुक है तो जरूरी है तो आपने
इंपोर्ट करना है। जब आपने इंपोर्ट करना है तो अपने डॉलर जो हैं, आपने अपने फॉरेन रिजर्व जो हैं उनको इस्तेमाल करना होता है। ये आपका इंपोर्ट बिल कहाँ से पे होता है? वो यहीं से पे होता है ना। तो इसलिए आप कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की। अच्छा। मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके ताकि आपको डॉलर करके बाहर से कम मंगवाना पड़े। चले, मैं जी आपने अच्छा बिल्कुल बड़ा डिटेल में समझाया जी। इरफान भाई, मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। प्लीज तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने देखे खुद अपनी पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अभी इन्होंने बोला, इन्होंने लिया कि जी हमने तो सारे ब्रांड पाकिस्तान में लेके आए, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपने स्टेट बैंक की इस तरह की जो पॉलिसीज आती है तो ये उनको डिस्करेज कर रही है। मैं इनको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा, जो स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन आई है इम्पोर्टेड गाड़ियों पे नहीं है, वो लोकल गाड़ियों पे भी लग रही है। और इसी चीज को 1000 सीसी से ऊपर, 1000 सीसी से ऊपर, जाहिर बात है आपके 1000 सीसी में ऑप्शन कितने हैं आपके पास, तो ये आपकी लोकल गाड़ियों को भी इम्पैक्ट कर रही है। और यही मैंने एतराज किया था कि अगर आपने इंपोर्ट रोकनी है, देखिए इसके 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप इकोनॉमिक साइकिल को रोक दें, मैंने आपको बोला कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब जब आप लोकल इंडस्ट्री को भी रोकेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट पे और बिजनेस साइकिल पे और इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब ये तो बात कर रहे हैं कि जी हमने, आप देखिए इंपोर्ट अगर आपको रोकनी, आप इंपोर्टेड गाड़ी लगाए, कोई तो एतराज नहीं है, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लगानी चाहिए। दूसरा, आपकी इम्पोर्ट बढ़ा था ऑटो से रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीबीयू गाड़ियां बाहर से आ रही है। अच्छा, सीबीयू गाड़ी सीबीयू जो आ रहे थे उनको एक सर्टेन कोटा दिया गया था, एंड आफ्टर दैट उनको अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग करना, और कुछ ब्रांड्स ने ऐसा किया भी है। अच्छा, जितने भी नए ब्रांड, हाँ नहीं, उसको ये था कि आपने सर्टेन गाड़ियां सीपीयू आपको अलाउ की इंपोर्ट, उसके बाद आपने लोकली मैन्युफैक्चरिंग पे जाना था। सबने प्लांट लगाया भी है। वो ब्रांड्स लोकली मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं गए, तो गवर्नमेंट का काम था कि उनको बाउंड करते या उनको प्रेशराइज करते कि जब आप सीबीयू एम्ब्रॉयडरी ना मंगाए और आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जाए। वो करने की बजाय आपने आम कंज्यूमर को पेनलाइज कर दिया कि वो फाइनेंसिंग नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा इसका मसला ये है, दूसरा एक और इश्यू आता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी में, कि आप इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट होती है। तो उसके लिए आपको बाउंड करना चाहिए था मैन्युफैक्चरर को कि यहाँ पे असेंबलिंग के साथ साथ सीक्रेट की प्रोडक्शन करें, उनको लाइसेंस मिला है। और ये बड़े अरसे से एक प्रेशर भी रहा है ऑटो मैन्युफैक्चरर पे कि वो सीक्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस करें। क्योंकि तो आपकी गाड़ी लोकल असेंबली में हो रही है, उसकी मेन इंजन सीक्रेट बाहर से आ रही है, तो उसको बाउंड करते हैं। बाउंड करने की बजाय आपने दूसरा ले लिया कि आप गाड़ी को डेली कम कर दो, ना एम्प्लॉयमेंट होगी, ना इंपोर्ट होगी, ना एम्प्लॉयमेंट होगी, ना नई इंडस्ट्री आएगी, ना मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे चले भी ठीक हो गया, मुझे थोड़ा सा एक तो बताएं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, मैं बस टोटल 2 से 3 मिनट में वाइंड अप करना है, फिर अहमद भाई का भी कमेंट लेना साथ ही। क्वालिटी के ऊपर जरा बात कीजिएगा, क्वालिटी कैसी है गाड़ियों की, नए आने वाले ब्रांड्स की क्वालिटी पे जरा बात करें। मैं अगेन ये बात करूंगा, मैं इसको आप करना चाह रहे हैं। पहले तो मैं ये कोई पीटीआई के कंसर्न भी है, उनके रहनुमा भी हैं कि मैसेज पहुंचाया जाए कि आप लोकल गाड़ियों को पेनलाइज ना करें, स्टेट बैंक की पॉलिसी लोकल गाड़ियों पर ना लगाएं, इससे लोकल इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगी, और जो नए ब्रांड आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। पहला। दूसरा, जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, देखिए हुआ क्या था पाकिस्तान में, नए ब्रांड जो आ रहे हैं उनकी भी बात कीजिएगा, वो अच्छी क्वालिटी में आ रही है, वही हाल है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ये 2 और 3 ब्रांड थे जिनकी मोनोपोली थी, जिनकी मोनोपोली से नुकसान ये हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान को कचरा बेचा। ठीक है, आप देख लें एक गाड़ी बाहर मुल्क में आती है, फीचर क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेम मॉडल बड़ा डिफरेंट होता है। जब नए ब्रांड आए, इसमें कुछ चाइना के भी अच्छे ब्रांड थे और आपके 2 और अच्छे बाहर के कोरिया के ब्रांड आए आपके पास। तो इन्होंने आके लोगों को अवेयरनेस दी, इन्होंने गाड़ी की क्वालिटी बेहतर की, इन्होंने गाड़ी के फीचर्स में इंट्रोड्यूस किए और सेम प्राइस में या प्राइस मैनेज किया। उससे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को पता भी चला गया ये फीचर भी होते हैं, और उससे जो दूसरे जो पुराने मैन्युफैक्चरर थे उन पर भी प्रेशर आया कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो इससे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि अभी एक ब्रांड की लिस्ट गाड़ी आई है और वो गाड़ी अब ऑफटेक नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने वही पुरानी क्वालिटी देखी, और लोग अब अवेयर हो चुके हैं कि क्या चीज चाहिए, तो गाड़ी बात करना ऑफटेक नहीं कर रही। अवेयरनेस भी बढ़ी है वैसे सोशल मीडिया की वजह से, कुछ और गाड़ी की क्वालिटी डेफिनेटली जो नए ब्रांड्स आए हैं उनकी गाड़ी 30 सेकंड में एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हुकूमत बहुत सपोर्ट कर रही है, आप कैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचर में पाकिस्तान में? ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा एक दाम है, लेकिन इसके लिए आपको मल्टीपल चीजों पे काम करना पड़ेगा। इसमें आपको चार्जिंग का मसला, उसके यूनिट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो तो लगा रहे हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब तक वो लगेंगे आपके पास होगी पार्ट्स की, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अच्छा, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा पॉजिटिव देखते हैं इसको। चलें, वेरी गुड। अहमद भाई, एक तो जरा आपने पोस्ट शेयर की थी, आपको याद होगा कुछ 2-3 हफ्ते कबल
एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था भेरा एक्सचेंज पे सरगोधा में, वो दो टुकड़े हो गई थी। वो एलीट मॉडल समझा जाता है पाकिस्तान में, 4.4 मिलियन उसकी कॉस्ट है। जरा आप अपनी कुछ जाती राय से बताएं ना, क्वालिटी के ऊपर क्या राय रखते हैं आप? पोस्ट में तो आपने बहुत कुछ कहा है, स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा साथ साथ। तो बुनियादी बात है, जब तक आप कंपटीशन इंडस्ट्री के दरमियान नहीं क्रिएट करेंगे, उस वक्त तक आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वालिटी आपको तभी मिलेगी कि आप इंडस्ट्री में कंपटीशन क्रिएट करें। और अनफॉर्चुनेटली 40 साल तक जब आपने 3 ब्रांड्स को यहाँ पे इजाजत दी कि वो कंज्यूमर का जिस तरह से मर्जी, क्योंकि आपको पता ही है कि जब 3 ब्रांड्स हैं वो अभी कितने लाख, ये थोड़ा बताएं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपसे जो सवाल आपने पोस्ट शेयर की, बड़ा डिटेल में लिखा, सिर्फ मुझे इतना बता दें कि अब आप क्या एक्शन ले रहे हैं खुद से? कोई हुकूमत पीटीआई क्वालिटी के ऊपर कुछ काम कर रही है, कुछ कंसर्न रेज किए हैं? देखें, हमारी रेगुलेशन में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है, और वो रेगुलेशन नहीं इस तरह की थी कि जिससे कि कार इंडस्ट्री को उनकी क्वालिटी के ऊपर पकड़ा जा सके। लेकिन अब जाहिर है कि बहुत सारी चीजें पिछले 40 साल में नहीं हुई, लेकिन पीटीआई की हुकूमत इन सब पे अमल दरामद करेगी। है ये आपकी प्लानिंग में है क्वालिटी को बेहतर करना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जी, और आपने इलेक्ट्रिक कार के वाले से बात की, तो उसमें आसिफ हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है ना, वो ऑयल का है जी। और अगर आप अपने मुल्क में अपनी तमाम व्हीकल्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो बड़ा सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। पर्पस भी इमरान खान साहब बड़ा कंसर्न, और दूसरा उसका जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट अपनी जगह पे। वेरी ट्रू। नहीं, वो तो इरफान साहब भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा इकदाम है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा इस मौजू पे बैठेंगे, बात करेंगे। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपका अहमद भाई बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ रहे और बड़ी डिटेल में आपने जवाब दिए, और कुछ कंसर्न्स मेरे ख्याल में आपने समझे भी हैं और शायद आगे उस पर बात भी करेंगे। नाज़रीन, मकसद प्रोग्राम का सिर्फ जो मौज़ूआत होते हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करना और उनको कुछ सोल्यूशन की तरफ जाना, कि शायद हमारी किसी बात से या किसी नुमाइंदे के थ्रू बात बाला तक पहुंच जाए और बात जो है उस पर कोई अमल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।